नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, 12 राशियों की बात हम कर रहे थे कि 12 राशियों के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो आज हम आखिरी राशि मीन की बात करेंगे कि मीन राशि के लिए 2024 क्या कुछ लेकर आने वाला है। नेहा, 2024 मीन राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि ये राशि आखिर है क्या जी। और इसके ऊपर दशा कौन सी चल रही है। क्योंकि जब भी आपके पास कोई कुंडली आती है ना, तो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले महादशा के ऊपर जाता है कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है। और जितने भी आप वीडियोस देखते हो राशिफल वाले, भले ही मेरे वीडियो भी हों, वो गोचर में होते हैं। यदि मंथली राशिफल हम दे रहे हैं तो वो हम प्लैनेट्स के गोचर के ऊपर दे रहे हैं। डेली का जो राशिफल आता है वो चंद्रमा की स्थिति के ऊपर आता है, क्योंकि चंद्रमा 54 आवर्स में पोजीशन चेंज करता है और उसका कौन से नक्षत्र में आपके ऊपर क्या असर पड़ता है वो आप राशिफल देखते हो। जब ईयरली राशिफल कोई देता है आपको, कहीं पर भी आप देखेंगे, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का देखिए, वो आपको मेजर जो प्लैनेट ट्रांजिशन हो रही है ना, गुरु शनि राहु केतु, ये 4 प्लैनेट्स की ट्रांजिशन के ऊपर आपका ईयरली राशिफल आता है। और दशा का उसमें विचार नहीं किया जाता, देखते नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कहाँ से कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति, तो वो इसलिए ज़्यादा कष्ट नहीं किया जाता। लेकिन जब मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि के मैक्सिमम जातक नेहा या तो शनि की दशा में पैदा होते हैं या बुध की दशा में पैदा होते हैं, क्योंकि ये आखिरी राशि है और आखिरी नक्षत्रों के 8 चरण इन 2 राशियों में आते हैं। तो गुरु का एक ही नक्षत्र आएगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होगी या मेजॉरिटी ऑफ जो राशि वाले होंगे मीन राशि के, या तो वो गुरु की दशा में पैदा हुए हैं या शनि की दशा में पैदा हुए हैं, सॉरी, शनि की दशा में पैदा हुए हैं या बुध की दशा में पैदा हुए हैं। अब जब शनि की दशा में पैदा हुए हैं और बुध की दशा में पैदा हुए हैं, तो मीन राशि के जातक सारे जितने जिनकी उम्र इस समय 30 से 50 है, सबके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है। आप अपनी कुंडली उठाकर दशा चेक कर सकते हैं, आप शुक्र की दशा से गुजर रहे हैं। आपकी यदि उम्र 30 साल से 50 साल के बीच है, शुक्र की ही दशा है। अब नेहा, शुक्र क्या है? शुक्र राक्षस गुरु है और जो राशि है वहाँ पर शुक्र उच्च के तो हो जाते हैं, लेकिन वो राशि किसकी है? गुरु की। वो देव गुरु है और गुरु और शुक्र की आपस में नहीं बनती। गुरु की राशि में शुक्र अच्छे फल नहीं करते, शुक्र की राशि में गुरु अच्छे फल नहीं करते, क्योंकि दशा अनुकूल नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि दशा अनुकूल नहीं है, क्योंकि जब हम मीन राशि की पत्रिका बनाएंगे तो मीन राशि के लिए शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हो जाएंगे और अष्टम के स्वामी हो जाएंगे। तीसरे भाव में वीनस की जो है वो वृष राशि आएगी और अष्टम में उसकी मूल त्रिकोण राशि तुला आएगी। तो दशा अनुकूल ना होने का मतलब यह है कि इन दोनों भावों के फल जो है वो अच्छे नहीं होते। तीसरा भाव भी शुभ भाव है, आठवां भाव भी शुभ भाव है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में वीनस की पोजीशन क्या है। यदि वीनस केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छा फल करेंगे। वीनस ही सबसे ज़्यादा देने वाले ग्रह हैं। भले ही अस्त हो जाएं, भले ही वक्री हो जाएं, कुछ भी हो जाए आपकी कुंडली में, यदि केंद्र और त्रिकोण में और 11वें स्थान में हैं, तो आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फल देके जाएंगे। दशा अनुकूल चल रही है या नहीं चल रही, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अब इस पे आएंगे कि इनके लिए चीज़ें कैसी रहेंगी 2024 में। दशा, क्योंकि दशानाथ का पकड़ना बहुत ज़रूरी है। दशानाथ हमने पकड़ लिया क्योंकि वो वीनस है, वीनस निश्चित तौर पर देके जाएगा, लेकिन आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। यदि 6, 8, 12 में है तो आपके लिए समय कष्टकारी रहेगा, ये क्लियर कट है। और यदि आपका वीनस अच्छी पोजीशन में है तो आपके लिए 2024 अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा ये बताते हैं। तो नेहा, सबसे पहले तो यह है कि मीन राशि के लिए बहुत सारे जातकों ने पढ़ा होगा शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन इससे चिंता मत करिए। उसका कारण यह है कि जो मीन राशि है वो जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि में शनि जो है वो नुकसान नहीं करते, ज़्यादा नुकसान नहीं करते। हालांकि दृष्टियां उसकी नुकसानदायक ही होती हैं, लेकिन 7.5 में जो है वो मीन राशि, जल तत्व की राशि 4, 8, 12 नेहा, कर्क, वृश्चिक और जो है मीन राशि, इनके ऊपर 7.5 का प्रभाव नगण्य रहता है, बहुत कम रहता है, इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नेहा, शनि 12वें भाव में जरूर गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो रजत पाए में यानी कि चांदी के पाए में है। जब चांदी के पाए में शनि रहते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है। यानी कि वीडियो देखा यार, यहाँ पर तो शनि की 7.5 चल रही है, बहुत परेशान हो गए, लेकिन पता लग रहा है कि पैसे बरस रहे हैं। ये कैसे बरस रहे हैं? क्योंकि शनि चांदी के पाए में है। 2024 में शनि बहुत अच्छे फल करेंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 11वें और 12वें दोनों भावों के स्वामी हैं। 11वें भाव में नेहा शनि की मकर राशि है, 12वें भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ पड़ी है। विदेश के चक्कर लगवाएंगे, देखना, ना लगवाएंगे तो पकड़ लेना। 12वें भाव में बैठे, क्योंकि वो रजत पाए में है, चांदी के पाए में है। 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा और आपको विदेश में भ्रमण के काफ़ी मौके मिल सकते हैं, ये स्थिति है। और आगे जब गुरु का गोचर पकड़ेंगे नेहा, गुरु का गोचर कुंडली में चंद्र राशि से दूसरे भाव में हो रहा है 30 अप्रैल तक। धन की वृद्धि करवाते रहेंगे। वो धन भाव में बैठे हैं, इसी भाव के कारक ग्रह हैं।
धन की वृद्धि, कर्म स्थान के स्वामी है, कर्म स्थान पर धनु राशि पड़ी हुई है मीन लगन के पत्र, मीन राशि के पत्र को उसके लिए। तो धनु राशि का स्वामी अपने से पंचम मेष राशि में, चंद्रमा से दूसरे धन भाव में, ये धन की वृद्धि करवा देगा। ये 30 अप्रैल तक आपको धन का फ्लो जो है वो लगातार रहेगा, आपका पैसा जो है वो लगातार बचेगा। एक राहु का गोचर कहाँ हो रहा है नेहा? राहु का गोचर हो रहा है चंद्रमा के ऊपर से, केतु का गोचर हो रहा है सप्तम से। ये गोचर शुभ नहीं है। 2 प्लैनेट शुभ असर करेंगे लेकिन 2 प्लैनेट अच्छा असर नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट ऐसे होते हैं जब ये द्विस्वभाव राशि में आ जाते हैं तो दोनों ही जगह पर खराब फल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिपेंड करेगा कि इनकी कुंडली में राहु केतु कहाँ पर है, क्योंकि दशा तो राहु की नहीं चल रही, ये क्लियर है, दशा तो शुक्र की ही चल रही है। अब राहु और केतु तीसरे चंद्रमा और सप्तम में गोचर कर रहे हैं, इसका नुकसान क्या होगा ये भी बताएंगे। अब कर्म और आय के लिहाज से नेहा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरु तीसरे भी आ जाएंगे ना, गुरु तीसरे भाव में भी आएंगे, 30 अप्रैल को तीसरे भी आ जाएंगे, तो भी आय भाव के ऊपर दृष्टि रहेगी, वो एक्टिव ही रहेगा। मनी के फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, धन के फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एलिवेशन हो जाएगी 30 अप्रैल के बाद। यदि आपको लगता है कि आपकी एलिवेशन पेंडिंग है, प्रमोशन पेंडिंग है, तो 30 अप्रैल के बाद मीन राशि के तमाम जातकों की एलिवेशन हो जाएगी। नेहा 7.5 में कैसे एलिवेशन हो जाएगी, है ना? पूछते हैं ना, मुकेश अंबानी को सारी तरक्की 7.5 में मिली, नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री 7.5 में ही बने, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे नरेंद्र मोदी की कुंडली भी वृश्चिक लगन की है और वृश्चिक राशि की है, वृश्चिक राशि में ही 2 बार वो प्रधानमंत्री बन गए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 7.5 का असर नगण्य होता है जो जल तत्व की राशियाँ होती हैं उनके ऊपर, इसलिए चिंता मत करिएगा। आपको एलिवेशन भी मिलेगी यदि आपकी पेंडिंग है, तरक्की भी मिलेगी। यदि आपकी फैमिली में कोई मेंबर नहीं है, मीन्स आप संतान की दरकार है, तो संतान भी आएगी, क्योंकि वृद्धि नेहा 11वें भाव से देखी जाती है, भले ही वो आपकी पर्सनल वृद्धि है, भले ही पारिवारिक वृद्धि है। संतान पंचम से देखते हैं लेकिन वृद्धि 11वें भाव से आएगी, संतान भी हो सकती है। और यदि कोई व्यक्ति सिंगल है इस राशि का, शुक्र की महादशा वाले तो सिंगल नहीं होंगे, ये क्लियर है, उससे पहले ही होंगे सिंगल। तो जो सिंगल हैं मीन राशि के जातक, उनको शादी भी उनकी हो सकती है। उनके यदि पार्टनर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है तो वो कन्फ्लिक्ट भी दूर हो सकता है। कारण यह है, जैसे ही गुरु दूसरे भाव में आएंगे, तीसरे भाव में आएंगे 30 अप्रैल को, वो सप्तम को एक्टिवेट कर देंगे, वो भाग्य स्थान को एक्टिव कर देंगे। इसका मतलब यह है कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा, शादी आपकी हो सकती है 30 अप्रैल के बाद। आप यदि जब गुरु की दृष्टि 9वें भाव के ऊपर आएगी तो धार्मिक यात्राएं करवा देंगे। गुरु वैसे ही तीसरा भाव छोटी यात्राओं का भाव है, वैसे ही यात्राएं शुरू हो जाएंगी 30 अप्रैल के बाद, लेकिन धार्मिक यात्रा जो है वो ज़्यादा करेंगे अगले 8 महीने। तो मीन राशि के जातक ने वैसे ही गुरु की राशि है, वैसे ही धर्म को मानने वाले होते हैं। तो जब दशा स्वामी, राशि स्वामी तीसरे बैठकर 9वें को एक्टिव करेगा तो निश्चित तौर पर धार्मिक यात्राएं भी कराएगा, अच्छे दर्शन भी होंगे इनको जहाँ पर भी ये जाएंगे। तो मीन राशि के जितने भी नेहा युवा हैं जो इस समय लाइफ के सबसे मेजर फेज से गुजर रहे हैं, 30 से 50 वाले, शुक्र की दशा भले ही अनुकूल ना हो, गोचर अनुकूल चल रहा है। शुक्र यदि 6, 8, 12 में नहीं है तो भी आपको अच्छे फल करेगा। 12वें का गोचर शुक्र भी कुछ नहीं कहता। 12वें भाव में शुक्र जो है उसको 12वें का दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में उसकी जो उच्च राशि है वो 12वें में आ जाती है, तो उसको 12वें का दोष भी नहीं लगता। लेकिन आपकी कुंडली में 6ठे 8वें नहीं होना चाहिए। 6ठे में अगर वो नीच हो जाता है कालपुरुष के मुताबिक। अष्टम में शुक्र का होना अच्छा नहीं है। यदि दशानाथ अष्टम में चला जाएगा तो उसके नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ही वो अनुकूल नहीं है, वो अष्टम में चला जाएगा तो नुकसान है। अदरवाइज शुक्र का आपको निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये एक स्थिति है। ये तमाम युवाओं के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तमाम उन लोगों के लिए जो फैमिली लाइफ में हैं। ये 2024 गुरु के लिहाज से, शनि के लिहाज से अच्छा है, राहु के लिहाज से अच्छा इसलिए नहीं है नेहा, जब राहु चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो आपको चिंता में डालते हैं। राहु मिस्टीरियस प्लैनेट है, आप बिना बात के ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, यहाँ से आपको बचना है। इससे बचने के लिए नेहा सबसे अच्छी रेमेडी है मेडिटेशन करना शुरू कर दें। जितने भी मीन राशि के जातक हैं 2024 का एक टारगेट जरूर बनाइए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने को देना है। आधा घंटा कम से कम या 20 मिनट कम से कम मेडिटेशन करेंगे तो राहु आपका कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आपको लगता है कि ज़्यादा चिंता हो रही है तो चांदी की चेन गले में पहन लीजिए, कपड़े थोड़े से लाइट पहनने शुरू कर दीजिए, डार्क ग्रे को अवॉइड करिए और शनिवार के दिन भैरव मंदिर जाकर माथा टेकिए। यदि
आपको सौभाग्य मिलता है इस 2024 में, क्योंकि धार्मिक यात्रा जानी है। वैष्णो माता के जो भी जाएंगे वैष्णो माता के दर्शन के लिए, वो भैरव मंदिर जरूर जाएं। राहु आपका कुछ नहीं करेगा, चंद्रमा के ऊपर से राहु का गोचर भी ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि दशा अच्छी है तो फिर एक प्लैनेट का नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं कहता। जी, तो सर इसी के साथ अगर बात करें जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ये समय कैसा रहेगा? नेहा, बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा समय टफ हो सकता है। उसका कारण ये है कि जो मीन राशि है ना, उसके जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सूर्य जो है वो छठी राशि का स्वामी हो जाता है, वहाँ पर सिंह राशि आ जाती है। और ये जो बुजुर्ग है ना, ज़्यादातर बुजुर्ग इस समय सूर्य की दशा से गुजर रहे होंगे। 50 के ऊपर 60 के आसपास वो सूर्य की दशा में चले जाएंगे, या फिर आगे जाके चंद्रमा आ जाएगा। बाकी चंद्रमा की स्थिति चंद्रमा के ऊपर कुंडली पे डिपेंड करती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर पंचम के स्वामी हो जाते हैं। तो पंचम के स्वामी होना ठीक है, पंचमेश की दशा अच्छी चलेगी, लेकिन जो व्यक्ति सूर्य की दशा से गुजर रहा है उसके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सूर्य ओवरऑल लगन के कारक हैं, सूर्य हेल्थ के कारक हैं। सूर्य षष्ठेश हो जाएंगे, यदि सूर्य कुंडली में 6, 8, 12 में पड़े हुए हैं तो वहाँ पर चीज़ें दिक्कत वाली हो सकती हैं। इनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, वो ओवर थिंकिंग वाली स्थिति, वो ओवर थिंकिंग वाली इसी कारण आएगी क्योंकि सेहत को लेकर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ये अलग अलग एज के लिए अलग अलग तरीके से स्टार्स काम करेंगे। यदि सूर्य की महादशा आ जाएगी, शुक्र की नहीं है, तो फिर सूर्य तो फिर छठे भाव का स्वामी है, वो तो छठे भाव के फल करेगा निश्चित तौर पर, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर नेहा सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि सूर्य के मंत्रास करे जाएं, ओम भास्कराय नमः का जप किया जाए, सूर्य का डोनेशन किया जाए, सुबह सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज की जाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए। ये चारों रेमेडीज इतनी अच्छी हैं नेहा सेहत के लिए कि आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यदि आप रूटीन में भी ये रेमेडी करते रहते हो तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम वैसे नहीं आती, क्योंकि जब आप सुबह उठोगे सूर्य के साथ उठोगे, तो जब सूर्य के साथ उठोगे तो आप डिसिप्लिन होगे सबसे पहले, क्योंकि सूर्य की दिशाओं में व्यक्ति डिसिप्लिन हो जाता है। वही एक ऐसा प्लैनेट है जो देखिए सूर्य, इसने सुबह तय टाइम पे आना है, तय टाइम पे जाना है, तो सूर्य डिसिप्लिन का कारक है। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन बनाता है। जब आप सूर्य की पहली होरा में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी के सारे पार्ट जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, सूर्य की एनर्जी मिलती है, उससे आपको काफ़ी फायदा होता है। तो सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक है। किसी को कैंसर भी होता है तो नेहा रेडिएशन में किरणें पास की जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको उसमें रखते हैं, मशीन में रखते हैं, वहाँ पर भी उनको उसको किरणें देते हैं, हीट देते हैं जब प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो वो सारी जो थेरेपी है वो उसका बेस सूर्य ही है। पुराने ज़माने में ये मशीनें नहीं होती थी, तो बच्चे को धूप में बिठा देते थे तो वो ठीक हो जाता था। जी, किसी को निमोनिया भी होता था पैदा हुए बच्चे को, तो धूप में माँ लेकर बैठ जाती थी, ठीक हो जाता था। अब खैर हॉस्पिटल आ गए हैं, मशीनें आ गई हैं, तो फैसिलिटी है तो वो मूव करते हैं। थोड़ी सी हमें शर्म आती है धूप में बैठते हुए, तो ये हालांकि ये गलत है। मुझे लगता है कि सूर्य जितनी ब्लेसिंग देते हैं हमें, वो ब्लेसिंग्स हमें लेनी चाहिए। सूर्य के रेमेडीज़ करिए, सेहत को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ यदि बुजुर्ग हैं, काम काजी हैं, तो भी पंचमेश की दशा चल रही है नेहा, क्योंकि चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आएगी, वो 10 साल के लिए रहती है, तो वो दशा अनुकूल होगी, वो अच्छा फल करेगी। जी, तो ये थी मीन राशि की बात। अब हम व्यूअर्स को बता दें कि ये था ओवरऑल 12 राशियों के लिए 2024 कैसा रहेगा। अगर आप अपनी राशि देखना भूल गए या फिर आप अपनी राशि देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज कुंडली टीवी पर जाइए, वहाँ पर 1 से लेकर 12 राशि यानी कि मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल यानी कि 2024 उनके लिए कैसा रहेगा बताया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।